नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर 1 और 2, जो है प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन, दोनों का साथ में ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव करना है इस क्लास में, तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो पूरा देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, इसमें लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। 50 क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 50 में 30 क्वेश्चन अभी तुरंत एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को एक बार में याद ना हो, ठीक ना। तो लेकिन 30 क्वेश्चन आप लोग को पूरा सही होगा, एक बार में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब है दूसरा नंबर है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, अगर आप लोग मोटरसाइकिल देखे होंगे तो उसमें दो आगे शीशा लगा रहता है कि नहीं। तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है, आप लोग को याद रखना है। चौथा नंबर है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोगों के घर में शीशा होगा जिसे हम लोग आईना बोलते हैं, ठीक ना। तो सब वह क्या है? समतल दर्पण है। आप सभी के घर में समतल दर्पण है, तो उसी में हम लोग चेहरा देखते हैं। तो चेहरा कैसा होता है? चेहरा बराबर में बनता है, ठीक ना। तो वो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अब 5 नंबर है, यहाँ पर है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, ठीक ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो लेंस की जो एसआई मात्रक होता है वह होता है डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और डाईऑप्टर को डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर। 6 नंबर है मोटर कार के हेडलाइट में, यहाँ पर हेडलाइट पूछ रहा है, ठीक ना। तो मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर है किस लेंस के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पे बोल रहा है किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? इसको ध्यान से देखना। 7 नंबर बोल रहा है किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो उसका एसआई मात्रक विहीन होता है, ठीक ना। मात्रक हीन होता है, यानी उसका कोई मात्रक नहीं होता। तो उसका कोई मात्रक नहीं होता तो क्या होता है? मात्रक हीन, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वह मात्रक हीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पर है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर जो दर्पण का कहा जाता है उसे ध्रुव कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो ऐसे होता है दर्पण, ऐसे होता है, जो यहाँ पर जो होता है, ठीक ना, यहाँ पर जो इस तरह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक ना। 9 नंबर है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बोला जा रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार में नहीं आएगा, ठीक ना। मैं बोल रहा हूँ, कई बार मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, एक बार में किसी को नहीं होगा याद।
आपके पास अभी समय है, आप लोग को वीडियो देखते रहना है और बुक भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव बुक भी पढ़ते रहना होगा, तभी होगा याद। अभी आप लोग अगर यहाँ पे क्लास कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना, मोबाइल से क्लास कर लिए, यही अभी तुरंत 1 घंटा बाद ये तुरंत बुक पढ़ते हैं इसी चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों चैप्टर का पढ़ते हैं बुक से, तो आपको जल्दी याद होगा। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक ना, 100% गारंटी है, 100%। अगर इस तरह पढ़ाई करते हैं तो आप लोग को फर्स्ट आने में 450 प्लस लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह होती है धनात्मक। क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणें को समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर है निम्नलिखित, निम्नलिखित यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसको लेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक ना, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, मिट्टी का लेंस नहीं बनता है, ठीक ना। जल का उपयोग लेंस बनाने में कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं और प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का कभी नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, मिट्टी। 13 नंबर है अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग चैनल को अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही कहना है। 14 नंबर है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस का दूसरा नाम है, उत्तल लेंस का भी दूसरा नाम है, यानी दोनों का दो दो नाम है। तो आप लोग को यहाँ बताना है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। क्या होगा? अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और यहाँ पर 15 नंबर है किस किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। अगर छोटा वस्तु है उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो कौन सा दर्पण होगा? तो दर्पण होगा अवतल। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से रखना है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 17 नंबर है प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए आपको ये आप कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। अगर पूछ ले प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और पूछ ले प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो दोनों के दो दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दोनों के दो दो नियम है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर बोल रहा है जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण हवा से, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक ना, मैंने एक लकीर पारा, इसके नीचे मान लीजिए जो नीचे है ये कांच है, ठीक ना, क्या कांच है, और ये ऊपर जो है ये हवा है, ठीक ना। अब समझिए इसको, ये कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश है, ठीक ना, ये इस तरह आ रहा था, इस तरह आ रहा था, और ये मान लीजिए ये अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण हवा से, ये हवा है, ऊपर में क्या है? हवा है, और ये कांच है। जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ये जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, वो मुड़ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा अभिलंब के निकट। ये क्या है? ये अभिलंब है, और ये इस तरह सीधा जाना चाहिए इसको, लेकिन ये क्या होता है? हवा से जब कांच में आता है तो ये अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, इस तरह आ जाती है, इस तरह नहीं आती है, ठीक ना, इस तरह नहीं आता, ये नहीं होगा, ठीक ना। तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग समझ जाइएगा। 19 नंबर है किस
किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि मोटरसाइकिल में लगा भी रहता है। 20 नंबर है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में बोल रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है वह उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होता है वह उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, 22 नंबर यहाँ पर बोल रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? तो 22 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण, ठीक ना। अगर निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को निर्गत कोण कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। 24 नंबर है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मतलब ऐसा कौन सा लेंस है जिससे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उससे वास्तविक नहीं बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 24 नंबर का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। अवतल लेंस, यहाँ पर लेंस बोल रहा है, उत्तल नहीं समझिएगा, ठीक ना। 25 नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब है 26 नंबर। 26 नंबर बोल रहा है यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 26 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। लेकिन अगर वास्तविक प्रतिबिंब पूछे तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब पूछ रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। आप यहाँ पर पूछ रहा है कि 27 नंबर, परावर्तन परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब याद रखना है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वह उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है। तो 28 नंबर का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस की जो मुख्य फोकस होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा नॉमेरिकल टाइप का है, लेकिन भले नहीं दिया है लेकिन आपको याद रखना है। अगर अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थित होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोकस पर, ठीक ना। फोकस पर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, ये आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? देखिए, अवतल दर्पण जो होता है वह छोटे वस्तु को बड़ा कर देता है, ठीक ना। छोटे वस्तु को बड़ा कर देता है, बड़ा करके दिखाता है। तो दाढ़ी बनाने, अगर आप लोग सैलून में जाइएगा वहाँ पर शीशा लगा होगा तो वहाँ पर जो शीशा लगा होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण जो होता है वो चेहरे को बड़ा करके दिखाता है। जो छोटा छोटा दाढ़ी छूट जाता है वो आईने में देखकर थोड़ा निकाल लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण।
32 नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। मैंने पहले भी बताया कि प्रकाश का अपवर्तन पूछे या परावर्तन, तो दोनों के कितने नियम है, 2 नियम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पर, लेंस के प्रशासनिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात यानी अपवर्तन के बाद, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में बंट जाती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 34 नंबर है, एक उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक उत्तल लेंस होता है, तो आपको ये चारों ऑप्शन पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। एक उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सभी जगह समान मोटाई का, बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस जो होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस देखिए मैं कैसा होता है मैं बता के दिखाता हूँ बना के। वो कुछ इस प्रकार होता है, एक मिनट, वह किस इस प्रकार होता है, देखिए इस तरह ना। तो क्या है किनारों में, क्या है किनारों में, क्या है इस तरह, देखिए थोड़ा सा, हाँ, तो किनारों में क्या है पतला है, तो बीच में क्या है मोटा है ना। किनारों में क्या है पतला है और बीच में क्या है मोटा है, तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो 34 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 35 नंबर बोल रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वह होता है साइन आई बटे साइन आर, क्या होता है साइन आई बटे साइन आई, ठीक ना, साइन आई बटे साइन आर, ठीक ना। तो साइन आर होता है साइन आई बटे साइन आर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं विकृता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी यहाँ पे फोकसांतर क्या एफ है और विकृत, एक मिनट प्यारे साथियों, यहाँ पे फोकसांतर क्या है तो एफ है, ठीक ना, और विकृता त्रिज्या क्या है आर है, तो इन दोनों में संबंध पूछ रहा है। तो गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण जो होता है उसमें फोकसांतर एवं विकृता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो आर बराबर जो है वो क्या होता है, आर बराबर क्या होता है 2f होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आर बराबर क्या होता है 2f होता है। प्यारे साथियों आप लोगों से निवेदन है ये सूत्र जरूर याद रखिएगा, आर बराबर 2f, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो आप लोग 100% सही करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। 37 नंबर है, अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो वी बाई यू के बराबर होता है, ठीक ना, वी बटे यू के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है एम जो होता है वह वी बटे यू के बराबर होता है, ठीक ना, वी बटे यू के बराबर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल लेंस में जो बनता प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, तो वो जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, आपको ये भूलना नहीं है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 40 नंबर है, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो 40 नंबर का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग ये सभी तभी समझिएगा जब पूरा एनिमेशन करके दिखाया जाएगा, ठीक ना। 41 नंबर है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थित कहाँ होगी, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर ही वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो उसका जो स्थिति है वह हो जाएगा अनंत पर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 42 नंबर है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे
बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? तो उत्तल लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब प्रकृति होती है, क्या होती है? तो 42 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग को एक बार में नहीं होगा, आपको बुक भी पढ़ना होगा। 43 नंबर है यहाँ पर, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो अधिक होती है, क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो अधिक होती है। 44 नंबर है, अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पे 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधा, ठीक ना, आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के ध्रुव पर और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब होती है तो आभासी एवं सीधी। 45 नंबर है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसे होती है? तो कम होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर। प्यारे छात्रों, अंत तक बना रहने के लिए धन्यवाद। इतना एक क्वेश्चन है, मिलते हैं अगले क्लास में।